जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूँ वो आज के संदर्भ में मेरे हिसाब से सबसे बर्निंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिससे कोई भी उम्र अछूता नहीं है। और ये संबंधित है कंप्यूटर से या मोबाइल से जो हमें दिक्कतें पेश आती हैं आँखों में और हमारे शरीर में, उसके बारे में ये डिस्कशन होगा। इसको आम तौर पे कहा जाता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको कि इसका कंप्यूटर या डिजिटल मीडियम से जो दिक्कतें आती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन इसका जो है कि जैसे आँख या नज़र से संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं कंप्यूटर, टैबलेट या सेल फोन को यूज़ करने से, वो सारी दिक्कतें इस ग्रुप में आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारी मांसपेशियों से संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ये समस्या ऐसी है कि मेरे ओपीडी में करीब करीब 70% लोग जो ओपीडी आती है उसमें इससे संबंधित लोग कंप्लेन करते हैं। और आज की तारीख में जब से ये कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी में आया था उसके बाद करीब करीब दुनिया में सब कुछ ही बदल गया है। सोशल डिस्टेंसिंग हुआ और एक नया चीज़ शुरू हो गया कि वर्क फ्रॉम होम। सारे सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, डॉक्टर्स या जो भी सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं वो अपना वेबिनार्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है। तो इससे हुआ क्या कि स्क्रीन टाइम जो है वो लोगों का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अक्टूबर 2023 में जर्नल ऑफ ऑप्टोमेट्री में एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी किया गया जिसमें करीब 103 जो शोध थे उसका संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि उसका जो है निष्कर्ष क्या निकला। उसमें ये पाया गया कि जो लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसमें करीब 69, आप मान लीजिए करीब राउंड ऑफ करके 70% लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं। लेडीज़ में ज़्यादा होता है और 7 से मतलब हो गया 10 में से 7 लोग इससे प्रभावित हैं। और ये समस्या जो है ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स में आती है। अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति चश्मा लगा रहा है और वही व्यक्ति अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाएगा तो उसमें ये समस्या ज़्यादा आएगी। फिर ब्राज़ील में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि जब हम लोग 4 घंटे या उससे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तब ये दिक्कतें ज़्यादा पेश आती हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब जो पेशेंट आएगा या एक व्यक्ति है उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जो हमारे पास आके वो बताता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो कि आंख से संबंधित नहीं है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर इसको बोलते हैं। उसमें 90% जो लोग हैं वो आते हैं सरदर्द से, हेडेक। किसी ना किसी प्रकार का उनको सरदर्द रहता है, चाहे जनरलाइज रहे चाहे यहाँ पे दोनों साइड में रहे। कभी कभी लोगों को पोजीशनिंग की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बॉडी का पोजीशन ठीक नहीं है तो गर्दन में दर्द हो सकता है, यहाँ पे जकड़न हो सकता है या शोल्डर पेन हो सकता है। तो सर दर्द के बाद जो सबसे कॉमन चीज़ है वो लोग बताते हैं शोल्डर्स में पेन। उसके बाद आता है बैक एक, क्योंकि पोजीशनिंग ठीक नहीं होती है, जो रीढ़ की हड्डी है निचला हिस्सा उसमें दर्द होता है। अब हम आते हैं आँख में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो करीब 90% लोग जो बोलते हैं कि धुंधलापन हो जाता है, किसी की लोगों को डबल भी दिखाई देता है या पॉलियोपिया भी हो सकता है जिसमें कि 2 से ज़्यादा दिखाई देता है। नंबर 2 पे जो कंप्लेंट आती है वो है ड्राइनेस। पेशेंट आके खुद ही बोलता है कि सर हमारी आंखों में ड्राइनेस हो गया है। तीसरा है लाली। इसके अलावा पेशेंट क्या कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे आंख में चारों तरफ आंख के दर्द है, आंख के अंदर दर्द हो सकता है, जैसे आंखें जैसे जल रही हैं, थकी हुई हैं, पानी ज़्यादा आ रहा है, चुभन हो रही है। तो ये सब चीज़ें पेशेंट जनरली आमतौर पे बताते हैं। और कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इन जो लोगों की समस्याएं हैं या जो सिम्टम्स है उसको बढ़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का छोटा मोटा नंबर है या ज़्यादा नंबर है, उसमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। स्पेशली अगर किसी पेशेंट को सिलिंड्रिकल नंबर है, छोटे से छोटा सिलिंड्रिकल नंबर भी इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर सकता है या बढ़ा सकता है। फिर आ गया कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, कहते हैं हम लोग, मतलब पेशेंट का कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नज़र भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसका जब सामने देखता है नज़दीक में तो उसका कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम होता है।
तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो ये जैसे आप देखिए, इसको कहते हैं, ये एक रॉयल एयरफोर्स स्केल है ये। तो इस इक्विपमेंट से हम लोग पेशेंट का अकोमोडेशन भी मेजर कर सकते हैं और कन्वर्जेंस को, दोनों को मेजर कर सकते हैं। तो किसी किसी पेशेंट का जब हमारी सब देखते हैं कि ये दिक्कतें नहीं कम हो रही, तो हम लोग इससे ज़रूर मेजर करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, जैसे हम जब भी नज़दीक देखते हैं तो 3 चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, उसको ट्रायड कहते हैं हम लोग, अकोमोडेशन, पुतली का छोटा होना और कन्वर्जेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको ये मशीन से बताया कि अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस दोनों मेजर किया जा सकता है। 35 के बाद पेशेंट को ये समस्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि उनका नज़दीक का नंबर आने लगता है। तो जब तक वो नंबर सही नहीं होगा, उनकी दिक्कतें का समाधान भी नहीं निकलेगा। फिर आ जाइए कि जैसे जो हमारा ऑकुलर सरफेस है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो ऑकुलर सरफेस है, आँख का जो सबसे आगे की सतह है, उसके ऊपर हमारी आंसू की परत होती है। तो उसमें अगर दिक्कतें होंगी अलग अलग तरह की, वो होता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब हम नज़दीक देखते हैं या किसी भी स्क्रीन पे देखते हैं, तो आम तौर पे हमारी जो पलक झपकने का रेट है, वो करीब हम लोग 15 से 20 बार 1 मिनट में हमारी पलक झपकती है। लेकिन हम जब कोई भी स्क्रीन देखते हैं तो धीरे धीरे कम होता रहता है, कभी कभी 5 तक चले जाता है। अब किसी पेशेंट को थायराइड की समस्या है, उसमें भी ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। थायराइड एसोसिएटेड ऑफ्थल्मोपैथी कहते हैं, थायराइड आई डिजीज। तो ये सब चीज़ें जो हैं दिक्कतें बढ़ाती हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ, या आपका इन्वायरमेंट कैसा है जिसमें आप काम कर रहे हैं, एसी चल रहा है, ब्लोअर चल रहा है, फैंस हैं कि नहीं है, और जैसा मैंने पहले बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस उसको बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी पलकों की कंडीशन कैसी है, उस पर कहीं कुछ सूजन तो नहीं है, जिसको हम लोग ब्लेफराइटिस कहते हैं, या आजकल 50% से 70% लोगों को म्यूबुमिन ग्लैंड की बीमारी है। म्यूबुमिन ग्लैंड वो होता है जो हमारी आंखों में ऑयल बनाता है। जो हमारी जो आंसू की परत है, उसकी सबसे आगे की जो लेयर है, 10% वो ऑयल होती है, तेल जिसको कहते हैं, उसको बनाता है। अगर उसमें दिक्कत आएगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी आंसू की जो मोटाई है, जो सतह की, वो नहीं रह पाएगी मेंटेन। उसके बाद जो डिजिटल डिवाइसेस आप लोग यूज कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रास्ट ठीक से नहीं रखा है, तो ये समस्या बढ़ सकती है। अब हम लोगों को एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कि चारों तरफ आजकल चर्चा होती है और होती रहती है, उसको कहते हैं ब्लू लाइट। ब्लू लाइट क्या, हमारे जो देखने का जो स्पेक्ट्रम होता है, वो 400 से 700 नैनोमीटर पे होता है, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें कि ये विबग्योर हमने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में हमें दिखाई देता है। अगर 400 से कम होता है तो हम उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, और अगर 700 से ऊपर होता है तो हम उसको कहते हैं इंफ्रारेड, क्योंकि रेड लास्ट में आता है। जो ब्लू लाइट होती है वो 400 से 490 नैनोमीटर तक होती है। जो भी एलईडी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, और इस तरह की जो भी एलईडी डिवाइसेस है, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है। और ये ब्लू लाइट जो है हमारे पूरे शरीर को इम्पैक्ट करती है, और हमारे शरीर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसको ब्लू लाइट इम्पैक्ट करती है। जैसे कि कॉग्निटिव फंक्शन। अब कॉग्निटिव फंक्शन में क्या क्या आता है, जैसे हमारे सोचने की क्षमता, यादाश्त, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो ये सब चीज़ों को भी ब्लू लाइट अफेक्ट करती है। अब ब्लू लाइट करती क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जैसे सर्केडियन रिदम उसको कहते हैं, 24 घंटे का साइकिल होता है। जब आमतौर पे क्या होता है, जब सुबह होती है, जब सूरज निकलता है या उजाला होता है, तो हम लोग जग जाते हैं। जब अंधेरा होता है तब हम लोग सोने जाते हैं। तो ये एक साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, सोना जगना। इसको कंट्रोल करता है हमारा सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो जो विटामिन डी था उसमें भी बताया था, कि सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो इस चीज को कंट्रोल करता है। हमारे रेटिना में, ये जो रेटिना है, यहाँ पे IPRGCs करके सेल्स होते हैं, मतलब इंट्रिंसिकली फोटो सेंसिटिव, वो लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं। और रेटिना में जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, वो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसी लाइट इस पे पड़ेगी, ये सीधा सिग्नल भेजेंगे आपके हाइपोथैलेमस में या सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस जिसको कहते हैं।
वो फिर आगे सिग्नल भेजेगा पाइनियल ग्लैंड को, जिससे कि मेलेटोनिन रिलीज होता है। तो जब शाम होती है, ये सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस सिग्नल भेजता है पाइनियल ग्लैंड को, मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और हमें नींद आती है। अब जब अगर रात के समय पे अगर हम ब्लू लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी। दिन के टाइम पे जैसे जैसे ब्लू लाइट बढ़ेगी, ये मेलेटोनिन का सेक्रीशन कम होता जाता है। तो आजकल हो क्या रहा है, आजकल आम तौर पे जो लोग हैं वो रात में ज़्यादा जग रहे हैं और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि ब्लू लाइट जैसी हमारी आंखों के अंदर जाती है, मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो है वो कम होने लगता है और हमें नींद नहीं आती है। फिर पेशेंट को सुबह उठ के थकावट, आंखों में जलन और ये सब समस्याएं होती हैं। अब हम जानेंगे कि ये ब्लू लाइट जो है हमारी आंखों को कैसे प्रभावित करती है। मैं आगे से शुरू करूंगा। आगे का हिस्सा जैसे ये देख सकते हैं, जिसको कॉर्निया कहते हैं आप। कॉर्निया में जो होता है, सबसे आगे जो टेयर फिल्म होती है, आंसू की परत, इसको ये डिस्टर्ब कर देता है। इसको डिस्टर्ब कैसे करता है कि जब हम ज़्यादा देर तक कोई स्क्रीन पे देखते हैं, हमारी आंख ज़्यादा देर खुली रहती है, जो आंसू है वो इवेपोरेट होने लगते हैं, मतलब सूखने लगते हैं, तो उससे ड्राई आई की समस्या बढ़ती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो कॉर्निया के जो आगे के जो सेल्स होते हैं, उसको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। उसमें ये जो ब्लू लाइट है, ये फ्री रेडिकल्स को बना के डैमेज करती है, जिससे कि उसकी डेथ भी हो सकती है सेल्स की, और उसमें सूजन आता है। फिर अगला आ गया लेंस। लेंस में भी जिस तरह से ये एपिथेलियल सेल्स में काम करता है, उसी तरह से ब्लू लाइट हमारे लेंस के अंदर भी रेडियो एक्टिव स्पीशीज या फ्री रेडिकल्स बनाती है, और हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं और जो अंदर के प्रोटीन्स है उसको डैमेज करती है, जिससे कि हमें कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं अगली चीज पे, जो है रेटिना। रेटिना के अंदर जैसा हम जानते हैं कि हमारे आंखों में नेचुरली ब्लू फिल्टर होता है। इस हिस्से में जो हम देखते हैं फोविया के अंदर या मैकुला के अंदर कह सकते हैं आप, ल्यूटीन और जियाजेंथिन, वो हमारी आंखों के नेचुरल ब्लू फिल्टर है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स में, कॉर्निया में और लेंस में फ्री रेडिकल्स बना के ब्लू लाइट डैमेज करता है, उसी तरह से रेटिना को भी ये डैमेज कर सकता है, और जो देखने वाला हिस्सा है इसमें मैकुला का डीजनरेशन कर सकता है। ये सब टेस्ट जो हैं अभी तक एनिमल मॉडल्स पे किए गए हैं, अभी तक आदमियों में ये चीजें प्रूव नहीं हो पाई हैं। रिफ्रैक्टरी एरर, जो हम मायोपिया कहते हैं जिसको, मायोपिया जैसे मैंने बताया कि माइनस नंबर है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड के दौरान स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया और लोगों में, स्पेशली बच्चों में, मायोपिया की दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है, और ये बढ़ती ही जा रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम कम नहीं हो रहा है। और 2050 तक ये माना जा रहा है कि हर दूसरे बच्चे को मायोपिया होगा या हर दूसरा बच्चा इससे ग्रसित होगा। इसीलिए आउटडोर एक्टिविटी क्या करती है, जब हम लोग बाहर खेलते हैं तो क्या होता है, जो नेचुरल ब्लू लाइट होती है उसमें जो शॉर्ट वेव होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, हमारी आंखों में इस तरह के बदलाव लाता है कि हमारे आंख की जो लंबाई कम बढ़ती है। डोपामीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उसको रिलीज करता है और हमारी आंखों की लंबाई को बढ़ने से रोकता है। इसीलिए आजकल जिन बच्चों को मायोपिया है उसमें दो मेन फैक्टर माने जा रहे हैं, एक तो मोबाइल का देखना और दूसरा आउटडोर एक्टिविटी का ना होना। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, नेचुरल ब्लू लाइट उसको प्रिवेंट करता है। दिसंबर 2021 में एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया, जिसमें कि जो फर्स्ट टाइम लेडीज जो प्रेग्नेंट थी, जिनको नली पैरस वुमेन कहते हैं, उन लोगों को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, और एक ग्रुप को 100 ऑलमोस्ट 100% ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस दिए गए और दूसरे ग्रुप को 50% ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस दिए गए, और देखा गया कि उनके मेलेटोनिन लेवल पे क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें ये क्लियर कट पाया गया कि जो लेडीज 99% ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस पहन रही थी, उसमें मेलेटोनिन लेवल जो था शाम के बाद इफेक्ट नहीं हुआ। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज अगर शाम के टाइम में ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस पहनती हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उनकी हेल्थ और बच्चों के हेल्थ पे एक पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि मेलेटोनिन का जो है
लेवल कम नहीं होता है। अब बच्चे लोगों पे इसका डायरेक्टली असर क्या होता है, क्योंकि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो डायरेक्टली बच्चे क्या है कि बाहर खेलने भी कम जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है और बैठे रहते हैं और जंक फूड का सेवन करते रहते हैं। उससे उनका वजन बढ़ता है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी कम होता जा रहा है। उन लोगों को अकेलेपन की समस्या आजकल बच्चों में ज़्यादा देखी जा रही है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, जो हम लोग बहुत कम सुनते थे पहले। फिर एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में जो कि आजकल और ज़्यादा देखी जा रही है, इसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका जिक्र मैंने अपने विटामिन डी के वीडियो में भी किया था। फिर बच्चों में आजकल क्योंकि मोबाइल बहुत बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बच्चे, 5 से 7 घंटे भी देखते हैं कुछ कुछ बच्चे, तो उनका जो ये नेक का जो सर्वाइकल स्पाइन है उसका कर्वेचर भी चेंज हो रहा है। उसकी वजह से बच्चों में नेक में दर्द, सर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। WHO की गाइडलाइंस हैं, वो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी है, 1 से 2 साल के लिए भी है और 3 से 4 साल के बच्चों के लिए भी है। 3 से 4 साल के बच्चों को कम से कम WHO की ये कहती है कि कम से कम 3 घंटा उनकी फिजिकल एक्टिविटी उनके जीवन में होना चाहिए और 10 से 13 घंटे की उनकी अच्छी क्वालिटी की नींद होनी चाहिए। अब कितने लोग इसको फॉलो कर पाते हैं वो सोचने वाली बात है। तो अगर आपको कोई भी समस्या आपको होती है कंप्यूटर से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ मैं मोबाइल का या कुछ समस्या हो रही है, जलन हो रहा है, शोल्डर में पेन है, नेक में दर्द है, तो तुरंत आप अपने आई स्पेशलिस्ट को मिलने जाइए। वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, पूरे आपके आंख का एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मोबाइल को तो छोड़ नहीं सकते, कंप्यूटर को छोड़ नहीं सकते, लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो आप इसको कहते हैं हम लोग अर्गोनॉमिक्स, वर्क प्लेस में जो हम जहां हम काम कर रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले जिस चेयर पे आप बैठते हैं उसका हेड, जो सर है और नेक है, जैसे जो ये हमारा सर है और गर्दन है, ये एक लाइन में होना चाहिए। टॉर्सो मतलब नीचे की, तो ये सारा एक लाइन में होना चाहिए और लोअर बैक को सपोर्ट करना चाहिए हमने, और जो पैर जो हैं वो दोनों फ्लैट तरीके से जमीन पे रखे होने चाहिए। शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। एल्बो जो आपके जो ये कोहनियां हैं ये आपके शरीर से दूर नहीं होनी चाहिए, पास होनी चाहिए ऐसे। और आपका जो कीबोर्ड और जो माउस है उसके लिए सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। जो आपकी स्क्रीन है, आप ये समझिए कि आप उसको मुक्का मारें, वहां तक नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी दूरी पर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ में जो आपका स्क्रीन है उसका जो सेंटर है वो आपकी आंख से 10 से 15 डिग्री नीचे होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका आंख का जो वाइट पोर्शन है उसका जो एक्सपोजर है वो कम होगा और ड्राइनेस की समस्या कम होगी। जिस रूम में आप काम करते हैं उसकी लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा हो तो उससे आपकी समस्या बढ़ेगी। ग्लेयर कम होना चाहिए और उसमें मैट फिल्टर्स वगैरह भी आते हैं, वो आप लगा सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और दूसरा, कॉन्ट्रास्ट जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन का वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो जिस रूम में आप बैठे हुए हैं या काफ़ी समय तक बैठते हैं उसमें ह्यूमिडिफायर अगर हो तो और भी बेहतर है। अब आते हैं कि मोबाइल का हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मोबाइल, सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना है कि जो मोबाइल ज़्यादा नज़दीक से ना देखें। ज़्यादा नज़दीक से जब बच्चे मोबाइल देखेंगे तो क्या होगा, ये जो सिलेरी मसल, छोटी सी एक मसल होती है, ये ज़्यादा इस पे जोर पड़ेगा और बच्चों का जो है नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ती जाती है। तो अगर मान लीजिए बच्चे इतना नज़दीक से देखते हैं तो उसको डबल कर दीजिए। आइडियल डिस्टेंस जो होता है वो करीब 70 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों की आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। रात के समय में हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल का जो है वो यूसेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग आजकल देर से सो रहे हैं और सुबह कम जग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल में एक बेड टाइम मोड होता है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं ये आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में समझाऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में समझाऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएं, वहाँ पे डिस्प्ले और ब्राइटनेस करके होगा, उसको क्लिक करें और उसके नीचे आपको
काफ़ी सारे मोबाइल में आपको मिल जाएगा आई कंफर्ट एंड स्लीप, उसमें एक मोड है, उस पर आप क्लिक करें। फिर आपको उसमें एक बेड टाइम मोड दिखाई देगा, उसको क्लिक करिएगा। कि जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन का कलर को जो टोन है उसको सनसेट के हिसाब से मॉडिफाई कर देगा, और इससे क्या होगा कि आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बढ़ेगी। दूसरा मोड होता है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ आई प्रोटेक्शन, उसमें आई कंफर्ट मोड होता है। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक स्मार्ट मोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन का कलर टेम्परेचर और लाइटिंग के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देगा, या एक होता है कस्टम मोड। कस्टम मोड में आप समय सेट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे आप अब जैसे स्क्रीन आ रहा है तो इसमें आप जाइए, इसको आप समय को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है टर्न ऑन, मतलब कितने, मैंने टाइम डाला हुआ है 6:10, शाम में ये एक्टिवेट हो जाएगा और सुबह 6:30 ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं अल्ट्रा एंटी फ्लिकर, जो क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये काउंटर करता है। ये हमारे आंख के लिए जो भी स्क्रीन होती है उसमें वो फ्लिकर करता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, तो उसको ये एंटी फ्लिकर मोड होता है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको करने से भी आपकी आंखों को बहुत रिलीफ मिलेगा। पेरेंट्स का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को भी बच्चों को ये बताना है कि वो खुद भी मोबाइल कम यूज कर रहे हैं। आपने जैसे गए बच्चों से आपने मोबाइल ले लिया कि नहीं बेटा आप यूज नहीं करेंगे मोबाइल, और आप दूसरे कमरे में जाके खुद मोबाइल पे 1 घंटा वीडियो या जो भी आप देख रहे हैं, तो बच्चा आपको देखेगा तो क्या सीखेगा? वो तो मन में ही सोचेगा कि मेरे से तो मोबाइल छीन लिया और माताजी पिताजी तो अपना मोबाइल देखे जा रहे हैं। तो उससे बच्चे के माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर आप जहां भी काम करते हैं तो उसमें एक फेमस रूल होता है, ब्रेक्स करना है आपने। उसका रूल है 20-20-20। इसका मतलब ये होता है कि आप हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। आजकल जो क्लासेस होती हैं बच्चों की वो 40 टू 45 मिनट से कम नहीं होती हैं, तो बच्चा बीच में ब्रेक नहीं ले सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि क्लास चल रही है और बच्चा दूर देखने लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको मैंने एक उसके लिए बनाया कि 45 मतलब 45 मिनट्स के बाद, 45 नहीं तो 40 सेकंड के लिए आप दूर देखिए, और पॉसिबल हो तो एक घड़ी रख लीजिए जिसमें कि आपको सेकंड्स देखने में भी आसानी होगी और आपके कोई इसमें स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आप आराम से देखिए। और दूसरा है ब्लिंकिंग। आप 2-2 सेकंड के लिए टाइट ब्लिंक करिए, ऐसे करके खोलिए, 8-10 बार ऐसे करिए, और प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स आते हैं उसको बीच बीच में आप डाल लीजिए। तो ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, ब्रेक्स, ब्लिंकिंग और प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स, तो इससे आपको जो है आंख से संबंधित जो भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की समस्याएं हैं वो आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और बीच में आप क्या कर सकते हैं, अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा सा क्विक वॉक कर लिया और बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, तो आपकी जो बाकी मांसपेशियों से जो संबंधित समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरा आता है इसके इलाज में ग्लासेस। तो कभी भी आप ये ध्यान रखें कि आप कभी ऑप्टिकल शॉप में गए और वहां से ग्लासेस ले लिए, मेरा आपको सलाह ये है कि ये कृपया करके ना करें, ओवर द काउंटर ग्लासेस ना लें। आप करेक्टिव ग्लासेस जो होते हैं, अगर आप डॉक्टर को चेक कराएंगे तो वो छोटे से छोटी जो चीज़ें होंगी वो पकड़ लेंगे। स्पेशली जैसा मैंने बताया कि करेक्ट नंबर होना चाहिए, अगर आपका छोटे से छोटा सिलिंड्रिकल नंबर भी है वो आपको काफ़ी दिक्कतें पेश कर सकता है, तो इसको करेक्ट करना है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि 35 साल के बाद, 35 साल की उम्र के बाद अगर आपको नज़दीक का नंबर आता है उससे भी आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो उसमें अलग अलग तरह के लेंसेज आते हैं, एक बाईफोकल आते हैं जिसमें कि बीच में ग्लासेस होते हैं, उसमें बीच में कट होता है, या वेरी फोकल या प्रोग्रेसिव लेंसेज बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जब आप प्रोग्रेसिव लेंसेज लेने जाएं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मान लीजिए कि शीशा है, तो जो मैंने शेड किया हुआ है वो ब्लाइंड एरिया होता है, वहां से आपको नहीं दिखाई देगा। जो ये कॉरिडोर बन गया है इसको कहते हैं कॉरिडोर, जो बीच में रास्ता है। तो जैसे जैसे ये कॉरिडोर चौड़ा होते जाएगा, देखिए इसमें ज्यादा चौड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा चौड़ा है, तो आपको इससे फायदा ये होगा कि आपको जो डिस्टॉर्शन होगा, जो इमेज जो है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना या ऊपर नीचे होती है, वो समस्याएं कम हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे कॉरिडोर बढ़ता है तो ग्लासेस का थोड़ा दाम भी बढ़ता है, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट लॉन्ग रन में आपको फायदा देगा। अब आते हैं जो आजकल सब लोग मेरे से आके पूछते हैं कि क्या ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस अच्छे हैं,
काम करते हैं नहीं करते हैं हमारे आंखों के लिए। तो अभी तक कोई स्टडी ऐसी नहीं हुई है जिसमें कि ये पाया गया है कि जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का जो आंख से संबंधित जो भी सिम्टम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन जो है उसको ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस कम करता है, और तो उससे क्या होगा, आपकी आंखों में जो थकान वगैरह है वो कम होगी। और मैंने ये पाया है प्रैक्टिकली कि आप ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस अगर अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं, जनरली जो हमें ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस मिलते हैं वो 50% तक, 50 to 60% ब्लॉक करती हैं। जो अच्छे ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस का मतलब होता है जो 95% या उससे ज़्यादा ब्लू रेज को ब्लॉक कर सकती हैं। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो आपकी जो आंखों की समस्या है उसमें कमी लाएंगे, और दूसरा जो मैंने बताया कि सर्कैडियन रिदम, जो हमारा जगने और सोने का साइकिल है, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका अटेंशन, मेमोरी और ये सब चीज़ें जो हैं सही रहेंगी। और ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस में आप कोशिश करें कि जो ग्लासेस हैं आपके वो आगे से भी कोटेड हों और पीछे से भी, फ्रंट और बैक से कोटिंग होगा तो बेटर रहेगा। दिन के टाइम पे आप जनरली क्लियर वाले जो ब्लू कट ग्लासेस हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। शाम के टाइम पे टिंटेड जो होते हैं, जैसे ऑरेंज कलर, येलो कलर के ग्लासेस आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। इसके अलावा आप अपने डाइट में भी मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा बचाव करते हैं। मैंने जैसा एक पहले वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारे आंखों के जो नेचुरल ब्लू फिल्टर है, ल्यूटीन और जियाजेंथिन खाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा, जो ड्राई आई की समस्या जिनको है, उन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड या जो का कंजम्पशन है वो ज़्यादा करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा फिश में पाया जाता है। तो ये आज हमने ये जाना कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इसका निदान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।